शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर एक फिल्म आई है छावा, जो आजकल बड़ी चर्चा में, जिसमें दिखता है कि संभाजी महाराज ने औरंगजेब को मिट्टी में गाड़ ही दिया होता अगर संभाजी महाराज के खुद के अपनों ने गद्दारी ना की होती। वक्त बदल गया, लेकिन अपनों की गद्दारी का ट्रेंड नहीं बदला है बॉस। अब आरोप लग रहा है कि अमेरिका से पैसे लेकर अपने देश से गद्दारी करने वालों की भी एक लंबी लिस्ट है, वो लिस्ट जो अब मोदी और ट्रंप मिलकर निकाल रहे हैं। और हंगामा मच गया है बॉस। अमेरिका से पैसा लेकर जो लोग भारत में आग लगाने में लगे थे, चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराने में जुटे थे, उन लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब सबूत भी आ गए, गवाह भी हैं और जांच भी नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दी और एक्शन भी हो रहा है। मोदी ने सिर्फ जांच नहीं, एक्शन भी शुरू कर दिया है, जिसके बारे में विस्तार से आज बताऊंगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो बड़ा खुलासा किया था कि बाइडेन भारत में नरेंद्र मोदी को हटाकर किसी और को जिताना चाहते थे, इसके लिए भारत में जिन लोगों पर अमेरिका से नोटों की बारिश हुई, उसमें उसके एक एक नाम ट्रंप नरेंद्र मोदी को अब बताने वाले। कल डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही और आज ही नरेंद्र मोदी ने ऐसे सभी लोगों की फाइल खोल दी जो लोग अमेरिका से भर भर के डॉलर ले रहे थे। अमेरिकी एजेंसी यूएसएड से भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर जो 21 मिलियन डॉलर यानी करीब 182 करोड़ रुपए की फंडिंग का खुलासा हुआ, उस खुलासे पर नरेंद्र मोदी सरकार ने जांच शुरू कर दी। सरकार की अलग अलग एजेंसीज ये पता लगाने में जुट गई हैं कि भारत के चुनावों में अमेरिका से 182 करोड़ रुपए की जो फंडिंग हो रही थी, वो फंडिंग भारत में किस किस को मिल रही थी। यानी मोदी ने जांच शुरू करवा दी बॉस। उधर ट्रंप ने खुलासा किया, इधर नरेंद्र मोदी ने जांच बिठा दी। और इस बीच आप देखिए कि कांग्रेस भी इसमें कूद गई। अब कांग्रेस आरोप लगाने लगी कि ट्रंप तो महा झूठे हैं। ट्रंप ने जिस पैसे की बात की वो पैसा भारत के लिए नहीं था, वो तो बांग्लादेश के लिए था। कांग्रेस का आरोप है कि उधर ट्रंप झूठ बोलते हैं और यहां बीजेपी उस झूठ पर नाचने लगती है। आप देखिए कुछ दिन पहले तक क्या कहानी थी कि वहां अमेरिका से कुछ माल आता था और यहां कांग्रेस नाचने लगती थी। वहां कोई जो है कुछ रिपोर्ट छापता था और यहां संसद में हंगामा होता था। अब अमेरिका का राष्ट्रपति कुछ बोल रहा है और कांग्रेस कहती कि तो झूठा है, इस पर विश्वास मत करो। लेकिन कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी भी भिड़ गई। किस तरह यह जबरदस्त टक्कर हो रही है, यह देखने लायक है बॉस। उसकी एक झलक देखिए, या पूरी खबर ही बताता हूं। यूएसएड का मामला तो बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस आज इसे लेकर इसलिए भिड़ गए क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट आई और इस मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए यूएसएड की जिस फंडिंग पर बवाल मचाए हैं, वो फंडिंग भारत को नहीं बल्कि बांग्लादेश को हुई थी। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि बांग्लादेश को यूएसएड से यह रकम जुलाई 2022 में मिली और यह बांग्लादेश में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिया गया था। मतलब इंडिया के लिए था ही नहीं। बांग्लादेश में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए यूएसएड से पैसा CEPPS यानी कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग के माध्यम से दिया गया। कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग के माध्यम से यूएसएड दुनिया भर में लोकतंत्र मजबूत करने के नाम पर पैसा भेजता है। इस मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि भारत में CEPPS के तहत 2008 से कोई फंडिंग नहीं हुई और 21 मिलियन डॉलर की बात ट्रंप कर रहे हैं। वो रकम बांग्लादेश को 2022 में दी गई, जो रकम थी उससे मैच करती। मतलब पूरा माहौल यह बना दिया गया कि बॉस ये तो भारत के लिए था ही नहीं, ट्रंप झूठे बोल रहे हैं। और इसको लेके जो दिन भर बवाल हुआ उसकी एक झलक देखिए, फिर बताता हूं कि सच्चाई क्या है। देखना हो पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है। न उनकी हैसियत होगी, न उनका हौसला होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत। United States, European countries seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. वो आपके देश में 21 मिलियन डॉलर आया तो ये तो आपके चेहरे पे तमाचा क्यों आने दिया? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो कि यानी बवाल छिड़ गया है और इस बवाल में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसको लेकर आज विस्तार से बात करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस आपस में भिड़ गए हैं। कांग्रेस ने कहा कि अमेरिका से पैसा बांग्लादेश को जा रहा था और बीजेपी हम पर झूठे आरोप लगा रही। इस पर बीजेपी ने जवाब दिया कि अमेरिका से फंडिंग को लेकर जो नए दावे किए गए वो भ्रम फैलाने वाले हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यूएसएड से बीजेपी आरएसएस पैसा लेती है। आरोप कांग्रेस पर लगा देते हैं। इस पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी मोदी को हराने के लिए विदेशी मदद लेते हैं।
कांग्रेस कह रही है कि ट्रंप अमेरिका में कुछ भी नॉनसेंस बोल देते हैं और इस पर यहां बीजेपी वाले शोर मचाने लगते हैं। इस पर बीजेपी कह रही है कि अमेरिका से पैसा बांग्लादेश को भी गया और भारत में भी आया। एक बार सुनिए कैसे आरोप लग रहे हैं, फिर सच्चाई बताता हूं। फिर किसी ने दिमाग लगाया, ये उसका नतीजा। ये पैसा बांग्लादेश गया, ये 21 मिलियन डॉलर यूएस एड का बांग्लादेश के एनजीओस को गया। अब वो क्यों गया, वो बांग्लादेश जाने और यूएस एड जाने। लोकसभा के चुनाव से पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, तमाम देश प्रेमी पत्रकारों ने, कई संगठनों ने यह बात उठाई और बड़ी जिम्मेदारी से उठाई कि ये विदेशी शक्तियां जो हैं ये भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती हैं और हस्तक्षेप ये सोच के करती हैं कि कैसे देश का गौरव, विश्व के सर्वोच्च लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को हटाया जाए। और ये और चिंताजनक तब हो जाता है जब कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो कि संविधान की शपथ लेते हैं, वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो यह भी पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा आग क्यों लग रही है, वो ये क्यों साबित करने में घुस गई है भाई कि ये पैसा जो है वो बांग्लादेश गया। किधर है तिनका। दरअसल इस सियासी लड़ाई के बीच कुछ लोग ये भी कहने लगे कि ट्रंप ढाका और दिल्ली के बीच कंफ्यूज हो गए। उन्हें ढाका कहना था, वो दिल्ली की बात करने लगे। लेकिन कंफ्यूज ट्रंप नहीं है, ये लोग या तो खुद कंफ्यूज हैं या कंफ्यूज करके इस पूरे बड़े सवाल को दफना देना चाहते हैं। क्योंकि ट्रंप ने एक बात फिर से क्लियर कर दी बॉस। ट्रंप ने यूएस एड की फंडिंग की पूरी लिस्ट गिना दी कि किस देश को कितना पैसा गया है। ट्रंप ने कहा कि कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत 486 मिलियन डॉलर दिए जा रहे थे। इसमें से 21 मिलियन डॉलर भारत में वोटर टर्नआउट के लिए दिए जा रहे थे। यह ट्रंप ने दोबारा दोहराया। तो जो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप झूठे हैं, ट्रंप कंफ्यूज हैं, नहीं बॉस, वो आदमी ताल ठोक के बार बार कह रहा है कि यह पैसा भारत आया है। बांग्लादेश के सियासी हालात के लिए 29 मिलियन डॉलर गए थे। नेपाल में बायोडायवर्सिटी के नाम पर 19 मिलियन डॉलर जा रहे थे। एशिया में लर्निंग आउटकम को बेहतर करने के लिए 47 मिलियन डॉलर जा रहा था। यानी ट्रंप ताल ठोक कर बार बार कह रहे हैं कि हेलो, मुझे ना बोलो कि मैं गलत बोल रहा हूं, एकदम सही बता रहा हूं, यह पैसा इंडिया ही आया था और यह पैसा नरेंद्र मोदी की जगह किसी और को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ही आया था। लगे हां, ट्रंप ने यह नया खुलासा भी कर दिया कि भारत और बाकी देशों में यूएस एड से जो पैसा जा रहा था उसमें रिश्वत भी चल रही थी। यानी पैसे भेजने के लिए पैसे लिए जा रहे थे। एक बार सुनिए ट्रंप ने क्या कहा है, फिर यूएस एड का पूरा सच, कच्चा चिट्ठा, इतिहास सब खोल के आपके सामने रख दूंगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि जो लोग पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं उनको आग लगी क्यों। And $21 million for voter turnout in India. Why are we caring about India turnout? We got enough problems. We want our own turnout, don't we? Can you imagine all that money going to India? I wonder what they think when they get it. Now, it's a kickback scheme. You know, it's not like they get it and they spend. They kick it back to the people that send it, I would say, in many cases. Many of these cases, anytime you have no idea what we're talking about, that means there's a kickback, because nobody has any idea what's going on there. $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh. Nobody knows what they mean by political landscape. यानी डोनाल्ड ट्रंप क्लियर कह रहे हैं कि अमेरिका के लोगों से टैक्स वसूल कर जो पैसा आ रहा था वो अलग अलग तरीके से जो है ना वो इधर उधर फैलाया जा रहा था। जैसे कई बार क्या होता है, आदमी जो है वो गलत प्रॉपर्टी खरीदता है, काला धन जो है इधर उधर इन्वेस्ट करता है, तो अलग अलग लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदता है। पुरानी फिल्मों में डागा सेठ होता था, डागा सेठ। वो डागा सेठ क्या करता था, वो पुरानी फिल्मों में क्या दिखाते थे कि वो एकदम बढ़िया आदमी है,
वो एकदम बढ़िया लोगों की समाज सेवा का काम करता है, और बाद में राज खुलता था लास्ट में कि अरे यार ये तो समाज सेवा आगे पर्दा थी, डागा सेठ तो ड्रग्स बेचने का काम करता था, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का काम करता था। ये फिल्म में लास्ट में पता चलता था। अब वैसे ही चूंकि इन लोगों की फिल्म खत्म पर आ गई है ट्रंप और मोदी के आने के बाद, तो अब पता चल रहा है कि ये यूएस एड के नाम पर डागा सेठ बैठकर अमेरिका और भारत में असल खेल ये खेल रहे थे, और नाम दिया था यूएस एड। डोनाल्ड ट्रंप का साफ साफ कहना है कि अमेरिका को इस बात से क्या लेना देना कि भारत में वोटर टर्नआउट बढ़े। सही बात है भाई, इंडिया में वोटर निकल रहा है नहीं निकल रहा, अमेरिका का क्या लेना देना भाई। बांग्लादेश में राजनीतिक हालात सुधारने या नेपाल में बायोडाइवर्सिटी के लिए अमेरिका से पैसा आएगा। ट्रंप इसी सब को बंद कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि वो अमेरिका के पैसे की ऐसी बर्बादी नहीं होने देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो नई बात कही है उससे दो चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। पहली बात यह कि भारत और बांग्लादेश को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। यूएस एड से बांग्लादेश को अलग पैसा गया, भारत को अलग पैसा गया, तो बॉस इसको मिलाइए नहीं और मिला के पर्दा डालिए मत। दूसरी यह है कि जो पैसा यूएस एड की आड़ में आ रहा था उसका गलत इस्तेमाल हो रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए मोदी सरकार ने इस फंडिंग पर जांच बैठा दी। आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने से जब यूएस एड की फंडिंग पर सवाल हुआ तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए, फिर बताता हूं कि सिर्फ जांच नहीं हो रही, एक्शन भी शुरू हो गया है। Seen information that has been put out by the US administration regarding certain USAID activities and funding. These are obviously very deeply troubling. This has led to concerns about foreign interference in India's internal affairs. Relevant departments and agencies are looking into this matter. It would be premature to make a public comment at this stage. जो लोग भारत के आंतरिक मामलों में दखल देते हैं उनके खिलाफ तो जांच शुरू हो गई, और जो लोग भारत के नियमों को अनदेखी कर ये समझते हैं कि उन्हें तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, उन पर भी ताबड़तोड़ एक्शन होता है। जैसे अब ये बड़ी खबर आ गई है कि ईडी ने बीबीसी इंडिया पर 3 करोड़ 44 लाख का जुर्माना ठोक दिया है। बीबीसी इंडिया पर फेमा के नियमों के उल्लंघन का आरोप था। इसके अलावा बीबीसी के डायरेक्टर्स पर भी एक्शन हुआ है। बीबीसी के 3 डायरेक्टर्स पर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगा है। इसके अलावा अक्टूबर 2021 से हर दिन के हिसाब से 5,000 का जुर्माना अलग से ठोक दिया गया है। दरअसल 18 सितंबर 2019 को भारत सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई से जुड़ी पॉलिसी में कुछ बदलाव किए, जिससे डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में एफडीआई को 26% तक सीमित किया गया। लेकिन आरोप है कि बीबीसी ने नियमों का पालन नहीं किया। बीबीसी वालों को भी लगा होगा कि उनका कोई क्या ही कर लेगा, उन पर कोई क्या ही एक्शन कर लेगा, भारत में तो हंगामा मचा देंगे। हुआ भी यही। जब बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स की टीम ने सर्वे किया तो यहां भारत में विपक्ष के नेताओं ने लोकतंत्र को खतरे में बता दिया, अघोषित आपातकाल कह दिया। लेकिन पीएम मोदी का फंडा क्लियर है, अगर आपने कुछ गलत किया है तो एक्शन होगा, और एक्शन शुरू हो गया बॉस। सब कुछ होने के बाद अब जुर्माना ठोक दिया गया है, और यह तो शुरुआत है बॉस। विपक्ष का यह हाल है कि जब पीएम मोदी एक्शन लें तो दिक्कत, जब एक्शन न लें तो भी दिक्कत। जैसे यूएस एड के मामले में जब कांग्रेस पर सवाल उठने लगे तो कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि देश में सरकार तो नरेंद्र मोदी की है, अगर अमेरिका से कोई फंडिंग आई तो सरकार क्या कर रही थी, सरकार ने ये पैसे क्यों आने दिए। एक बार पवन खेड़ा को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि यूएस एड का वो इतिहास जिसे सुनकर हर कोई हिल जाएगा। एक हफ्ते से एक कहानी चलाई जा रही है कि यूएस एड भारत में नरेंद्र मोदी जी को डिस्टेबलाइज, अस्थिर करने के लिए $21 मिलियन दिया। भाई कहां है आपके डोवल साहब, कहां है आपकी आईबी, कहां है आपकी रॉ? ये तो विश्व गुरु हैं। वो आपके देश में $21 मिलियन आया तो ये तो आपके चेहरे पे तमाचा है। क्यों आने दिया आपने? फिर बोलते नहीं 2012 में जब यूपीए की सरकार थी तब आया था, तो 14 का रिजल्ट जो आपका पक्ष में आया, क्या आप उस पैसे से जीते? कांग्रेस को बहुत आग लगी हुई है बॉस कि अजीत डोभाल ने क्यों नहीं पकड़ लिया, इसने क्यों नहीं पकड़ लिया, उसने क्यों नहीं पकड़ लिया। बॉस डोनाल्ड ट्रंप भी पिछली बार नहीं पकड़ पाए थे। डागा सेठ क्या धंधा कर रहा है कोई नहीं पकड़ पाया था। लेकिन अब जब वहां पर खेला शुरू हुआ तब फाइलें खुल रही हैं तो पता चल रहा है कि बॉस ये काम हो रहा था। और तब क्या हुआ वो भूल जाइए। अब नरेंद्र मोदी आपको निराश नहीं होने देंगे, इसकी गारंटी तो कोई भी ले सकता है। अजीत डोभाल, आईबी, रॉ क्या करेंगे आपको भी पता चलेगा। पवन खेड़ा ये सवाल उठा रहे हैं कि मोदी सरकार में फंडिंग कैसे आ गई, सरकार क्या कर रही थी।
बॉस इसीलिए तो मोदी सरकार ने जांच बिठाई है, ये पैसा कैसे आया, किसके पास गया। और अमेरिका से जैसे ही सबूत और बड़ी बड़ी गवाही आ गई, मोदी सरकार ने जांच बिठा दी। पहली बात तो ये, फंडिंग यूएसएड की आड़ में आ रही थी। जो कुछ चीजें छिप जाती हैं, इस तरह की फंडिंग को ट्रैक करना इतना आसान नहीं होता। जिस देश से फंडिंग आ रही होती है उसका सहयोग जरूरी होता है। अब ट्रंप प्रशासन से सहयोग मिल रहा है तो एक्शन हो रहा है। तब बाइडेन जो है वो मिलके इनके साथ खेला करना चाह रहा था, नरेंद्र मोदी को हटा के किसी और को बनाना चाह रहा था प्रधानमंत्री। तो जब वहां का राष्ट्रपति ही मिला हो, उसकी सरकार मिली हो, तो आप कैसे पकड़िएगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति आया जो कह रहा है कि उन्हीं का कॉलर पकड़ रहा है, तो यहां भी जांच हो रही है। दूसरी बात, जब इलेक्शन के दौरान इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज किए, तो यही कांग्रेस नरेंद्र मोदी को तानाशाह बता रही थी। अब कह रहे हैं कि फंडिंग की जांच क्यों नहीं की। इनकम टैक्स विभाग की जांच पर तो हल्ला काट रहे थे, डीप स्टेट की फंडिंग की जांच पर कांग्रेस न जाने ही क्या बवाल करेगी। तीसरी बात, कांग्रेस मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कह रही है कि बांग्लादेश को फंडिंग हुई, भारत को फंडिंग हुई ही नहीं। फंडिंग किसे की गई, कब की गई, ये तो जांच में क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जिसे किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। जैसे राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान। राहुल गांधी ने साल 2023 में इशारों में अमेरिका और यूरोप से भारत की पॉलिटिक्स में दखल देने के लिए नहीं कहा था। वो बयान आपको याद नहीं है। ये विदेशी दखल की बात कहां से आई दिमाग में? एक बार वो पुराना बयान सुनिए, फिर यूएसएड का कच्चा चिट्ठा खोल के बताता हूं। How would you react if democracy suddenly disappeared in Europe? Right? You'd be shocked and you'd be like, oh my God, that's a massive blow to democracy. Well, how would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. And you know, if we're talking about Europe, that's the thing that shocks me. There's no reaction, right? And of course, there are reasons for there not being a reaction. There is sort of trade and there's money and stuff like that. But Indian democracy is a public good. And if you're looking at the democratic structure, it is the single most important public good. यूएसएड के पैसे की भारत में जांच करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यूएसएड के पैसे के दम पर दुनिया के अलग अलग देशों में बड़े बड़े कांड हो चुके हैं। जैसे क्यूबा में यूएसएड ने 2009 से 2012 के दौरान सीक्रेट ऑपरेशन जुनजुनियो किया। इसमें यह सोशल मीडिया पर क्यूबा के युवाओं को भड़काने में जुटे थे, जिससे युवा भड़क कर क्यूबा की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दें और सरकार गिर जाए। इसी तरह से बोलीविया में 2008 से 2013 के बीच यूएसएड ने वहां के विपक्ष को खूब सपोर्ट किया। विपक्ष के आंदोलन और दूसरे आंदोलनों को फंडिंग हो रही थी। यूएसएड का मकसद था इससे बोलीविया की सरकार को अस्थिर किया जाए। इसी तरह से 1990 के दशक में जब सोवियत संघ टूटा और रूस बना, तो यूएसएड ने अलग अलग संस्थाओं के जरिए सीक्रेट तौर पर रूस की नई आर्थिक नीतियों में दखल देने और उन्हें बदलने की कोशिश की, जिससे रूस में आर्थिक असमानता बहुत बढ़ गई और विद्रोह जैसी स्थिति बन गई। 90 के दशक में यूएसएड ने पेरू में भी कांड कर रखे, वहां पर नसबंदी के लिए उकसाया, फंडिंग की और 3 लाख महिलाओं की नसबंदी करवा दी। आज तक पेरू में इसकी बात होती है कि यूएसएड ने अपने पैसे के दम पर सब बर्बाद कर दिया। 2005 में ब्राजील में यूएसएड का बहुत विरोध हुआ था क्योंकि यूएसएड ब्राजील की राजनीति को प्रभावित कर रहा था। ब्राजील में नए नए कानून बनाने में यूएसएड पैसा झोंक रहा था। जब यह बात सामने आई तो ब्राजील की राजनीति में बवाल मच गया। यानी यूएसएड का इतिहास है, देशों में घुसो उन्हें बर्बाद कर दो, या तो अमेरिका फौज के जरिए घुस जाता है जैसे उसने इराक में किया, जैसे उसने अफगानिस्तान में किया, फौज के जरिए बर्बाद कर दो, सारा हिसाब किताब अपने तरफ कर लो, और नहीं तो पैसा फेंको, अपनी फौज गद्दारों की, जो उस देश में जो गद्दार होते हैं उनके जरिए अपनी फौज तैयार करो, उस देश को बर्बाद कर दो। यह अमेरिका का हिसाब है। आप देखिए यूएसएड ने कैसे अलग अलग देशों में तबाही मचाई। बड़े बड़े देश इसकी साजिश से बच नहीं पाए, लेकिन भारत में यूएसएड की आड़ में खेल करने वालों की दाल इसलिए नहीं गली क्योंकि यहां नरेंद्र मोदी जैसी मजबूत सोच का व्यक्ति था। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि देश भी मजबूत नेतृत्व में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये लोग बवाल काट के देश में आग लगाते थे, और ऐसा नहीं है। अब आप जब ये सुन रहे हैं कि ये सब पैसा आता था भारत में आग लगाने के लिए, तो सोचिए पलट के कि 10 साल में क्या क्या हुआ है, कैसे टूल किट आता था, कैसे कहां कहां हंगामा होता था, कैसे कहां भीड़ घुसती थी, क्या होता था, सब एक बार सोचिए, सारा कनेक्शन जुड़ जाएगा।
क्योंकि ये जो जियो पॉलिटिक्स है, यहां हर कोई एक दूसरे को निगलने में लगा हुआ है बॉस। बढ़ता हुआ चढ़ता हुआ भारत इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा अमेरिका से। भारत में पीएम मोदी ने यूएसएड और डीप स्टेट की एक नहीं चलनी। पीएम मोदी ने ऐसी ताकतों के खिलाफ कई बार खुलकर बोला। आप सुनिए पीएम मोदी के कुछ बयान, फिर आपको बताता हूं कि यूएसएड किस मकसद से शुरू हुआ था और कैसे डागा सेठ वाला खेल करने लग गया। ये फैमिली खुले तौर पर भारत में राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। आजकल देश दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोग मोदी को हटाने के लिए एकजुट हो गए हैं। कांग्रेस वालों का और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। अगर भारत शक्तिशाली हो गया तो कुछ ताकतों का खेल ही बिगड़ जाएगा। आज अगर भारत आत्मनिर्भर बन गया तो कुछ ताकतों की दुकान बंद हो जाएगी। बॉस ये सब चल रहा है, ये सबको पता था, लेकिन एक मौका होता है, एक ऐसा माहौल बनता है जब आप एक्शन ले पाते हैं। क्योंकि अमेरिका में भी अब ऐसी सरकार आ गई, ऐसा नेता आ गया जो इन लोगों पर नकेल कस रहा है। नहीं तो ये लोग कमजोर लोग हैं। आप क्या सोच रहे हैं? इतना पैसा फेंका है इन लोगों ने कि ये छींक दें तो इनके लिए हाय हाय तौबा तौबा मचाने वाले पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। इतना आसान है इन लोगों को रगड़ना। यूएसएड इसलिए नहीं बना था कि वो पैसे के दम पर दूसरे देशों में सरकारें गिराए, ना इसलिए बना था कि दूसरे देशों में किसको सरकार में बैठाना है, किसको बाहर करना है। यूएसएड का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना आज की नहीं है, 1961 में तब के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने की थी। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन के प्रभाव को कम करने के लिए यूएसएड को बनाया गया था। यूएसएड के जरिए अलग अलग देशों को मानवीय सहायता से लेकर आर्थिक तरक्की में मदद की गई। बाद में सोवियत यूनियन तो बिखर गया, लेकिन यूएसएड का काम जारी रहा। यानी यह संस्था इस मकसद से शुरू हुई कि अमेरिका दूसरे देशों में भलाई के काम में पैसा देकर अपने प्रभाव को बढ़ाएगा, लेकिन धीरे धीरे इसकी फंडिंग का इस्तेमाल सरकारों को गिराने के लिए होने लगा। अब यह तो कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसके आंतरिक मामले में कोई दखल दे, इसलिए यूएसएड के पैसे से अमेरिका के एजेंडे को साधने के लिए नए नए प्रयोग शुरू हुए, और दुनिया भर के देशों में ऐसे ऐसे काम के नाम पर यूएसएड का पैसा जाने लगा जिसकी लिस्ट देखकर आपका भी सिर चकरा जाएगा। जैसे आप देखिए, सर्बिया में वर्क प्लेस में समानता को बढ़ाने के लिए $1.5 मिलियन गया। वहां सर्बिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसके लिए अमेरिका अपने लोगों से पैसा लेकर दे रहा है कि तुम वहां पे सबको समानता का अधिकार दो। आयरलैंड में विविधता और समानता वाले म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए $70,000 फेंक दिया। वियतनाम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए $2.5 मिलियन खर्चा कर दिया। कोलंबिया में ट्रांसजेंडर ओपेरा के लिए $47,000, वो ओपेरा नहीं है जिसमें वो गाना गाते हैं आ करके, वैसे उसके लिए $47,000। पेरू में ट्रांसजेंडर कॉमिक बुक के लिए $20,000। ग्वाटेमाला में एलजीबीटी एक्टिविज्म के लिए $2 मिलियन। इजिप्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए $6 मिलियन जा रहा है। मतलब आप सोचिए, कोई हिसाब है? कोई भी देखेगा तो कहेगा कि कहां खर्चा कर रहे हो जी। जैसे अपने यहां भी कई घोटाले होते थे तो उसमें अलग अलग मद में हो जाता था। जैसे चारा घोटाला जब पकड़ाया था बिहार में, तो उस जमाने में वो स्कूटर पे लोग गाय और भैंसा ढो दिए थे, ऐसा दिखा दिए थे कागज में, चारा ढो दिए थे। तो वैसे ही कागज में बना दिया कि दे रहे हैं भारत में वोटर बढ़ाने के नाम पर, दे रहे हैं इसके नाम पर, दे रहे हैं उसके नाम पे। उसके नाम पे दे के जो काम हुआ है, बाप रे बाप। सोचिए ऐसे ऐसे काम जिनसे ना तो उस देश की भलाई का कोई लेना देना है, ना अमेरिका का कोई लेना देना है, लेकिन अमेरिका पैसा बहा रहा है। लेकिन ये आपको फालतू के काम लग सकते हैं, इसके पीछे बड़ा खेल कुछ और होता है। जैसे हमने आपको बताया कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के लिए वहां पर रैप म्यूजिक ग्रुप को अप्रोच किया गया। वो ऐसे गाने बनाए जिससे विरोध और विद्रोह भड़क जाए, तख्ता पलट हो, लोगों के दिमाग में बढ़ जाए कि सरकार बेकार है। और बांग्लादेश में हुआ ही। महीन खेलते हैं बॉस ये लोग, बहुत महीन खिलाड़ी हैं ये लोग।
हमारे पड़ोस में ही पाकिस्तान और बांग्लादेश दो ऐसे जीते जागते सबूत हैं जहां पर अमेरिका के डीप स्टेट ने अपने पैसे के दम पर मनमानी की, सरकारें बिगाड़ी और बनाई। ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार अमेरिका ने ही गिरवाई थी। इमरान खान जो पाकिस्तान में चमक रहे थे, अचानक से अमेरिका की नजर में विलन बने और जैसे ही अमेरिका ने चाहा, इमरान खान की कुर्सी चली गई। और सिर्फ कुर्सी नहीं गई, भाई जेल में बैठा है, उसकी बीवी जेल में बैठी है। इसी तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ हुआ। शेख हसीना को हटाने के पीछे बहुत दिनों से अमेरिका का डीप स्टेट लगा था। वहां विद्रोह भड़क रहा था और धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन गई कि शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया और शेख हसीना को जान बचाकर भारत में शरण लेनी पड़ी। अमेरिका खिलाड़ी आदमी तो है, खिलाड़ी देश तो है, लेकिन भारत में ऐसे खिलाड़ी कम नहीं बैठे जो डॉलर के चक्कर में, बताइए, इस तरह से देश का हित बेचने लग गए। लेकिन अब वो नहीं बचेंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी अब उनके पीछे पड़ गए हैं और उसमें साथ मिल रहा है ट्रंप का। खैर, नरेंद्र मोदी का इकलौता मिशन सिर्फ इन लोगों पर एक्शन का नहीं है, देश को आगे ले जाने का भी है। और उसमें अब दिल्ली में क्या हो रहा है ये देखिए, अगली क्लास। दिल्ली में सरकार बनते टीम मोदी के वो 5 फैसले जिनसे टीम केजरीवाल में हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली की नई सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन आज भी जारी। केजरीवाल को फिर जेल भेजने की तैयारी हो गई है क्या? अब इसका चैप्टर। दिल्ली में जब नरेंद्र मोदी की नई टीम ने धमाकेदार एंट्री की, तब से अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम की नींद उड़ी हुई। केजरीवाल और उनकी टीम के साथ दिल्ली में अब क्या होने वाला है, यह सोचकर ही वो लोग घबरा रहे होंगे। हमने कल ही आपको बता दिया था कि बहुत फाइलें खुलने वाली हैं बॉस, कई लोग फिर से जेल जा सकते हैं, यह भी हो सकता है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कह भी दिया कि केजरीवाल के पिछले 13 साल में जो कुछ भी गलत हुआ उसकी एक एक फाइल खोली जाएगी। यानी काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसमें असली बवाल तो तब मचेगा जब सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में दिखेगी। यह सब सुनकर ही केजरीवाल की टीम में हड़कंप मच गया है। लेकिन वो भी कम नहीं है। दिल्ली में सरकार बने अभी दूसरा दिन ही है, लेकिन केजरीवाल की टीम दिल्ली में मोदी की गारंटी को लेकर नरेंद्र मोदी की नई टीम को घेरने में जुट गई। यानी नई सरकार बनते ही दिल्ली की राजनीति गर्म हो गई। इसका एक ट्रेलर देखिए, फिर बताता हूं कि दिल्ली में नई सरकार बनते ही नरेंद्र मोदी की टीम को घेर रही केजरीवाल की टीम के लिए आगे कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। ये मोदी की गारंटी है और आप लिख के रखिए। रेखा गुप्ता जी ने मोदी जी को झूठा साबित कर दिया कि मोदी जी की गारंटी नहीं होती। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। दिल्ली में नई सरकार बनते ही जो पॉलिटिक्स की चिंगारियां फिर से उठी हैं, उन चिंगारियों से अभी आग भड़कने वाली है। और इस आग में चलना है अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि नरेंद्र मोदी की दिल्ली टीम आते ही ताबड़तोड़ एक्शन मूड में है। केजरीवाल पर भयंकर मुसीबत कैसे आने वाली है उसके संकेत मिल गए हैं। जैसे आप देखिए कि केजरीवाल पर पहले से ही शीश महल की जांच का संकट है। इसमें सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन शीश महल की डिटेल में जांच करेगा, यह भी अब आ गया है। अब पिछले कई सालों से अटकी हुई सीएजी की रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसमें सरकारी योजनाओं में खर्चे को लेकर केजरीवाल सरकार की भूमिका की जांच होगी। इसके अलावा आज मोहल्ला क्लिनिक की जांच का भी ऐलान हो गया। बीजेपी पिछले कई सालों से मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी। केजरीवाल सरकार के दौरान डीटीसी बसेस की खरीद को लेकर पुरानी फाइलें खोलने का भी ऐलान हो गया है। और हमने जो जो आपको कल बोला था वो आज सब हो गया बॉस। सारी फाइल, हमने बोला था बस वाली फाइल खुलेगी, हमने बोला था मोहल्ला क्लिनिक वाली फाइल खुलेगी, हमने बोला था सीएजी की रिपोर्ट आएगी। बॉस, केजरीवाल की ऐसी ऐसी फाइलें अब खुलने वाली हैं, बहुत संकट है। यानी केजरीवाल के लिए चारों तरफ से परेशानी बढ़ने वाली, क्योंकि इस जांच में अगर केजरीवाल के खिलाफ कोई भी सबूत मिला तो उनके लिए मुसीबत बढ़ना तय है। दिल्ली चुनावों के दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली की जनता को जो गारंटी दी थी उन्हें पूरा करने के लिए रेखा गुप्ता एक्शन मोड में काम कर रही है। कल शपथ हुआ, सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने की शुरुआत कर दी। यमुना की सफाई को लेकर बहुत बड़े मैसेज दिए और आज केजरीवाल सरकार के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। इसी बीच नई सरकार ने दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र भी बुला दिया। दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होगा। इसमें पिछले 5 साल से अटकी हुई 14 सीएजी रिपोर्ट्स पेश होंगी। यह रिपोर्ट बताएगी कि सरकार का पैसा सही तरीके से खर्च हुआ था या नहीं। इसमें सरकारी विभागों, योजनाओं और परियोजनाओं में हुए खर्च की जांच होती है। अगर कहीं घोटाले या गड़बड़ी की बात होती है तो सीएजी रिपोर्ट उसको उजागर करती है
केजरीवाल सरकार के दौरान विपक्ष में बैठी बीजेपी ने कई बार सदन में कहा कि सीएजी की रिपोर्ट रखो भाई, लेकिन इस मामले को लेकर बीजेपी कोर्ट तक चली गई, फिर भी केजरीवाल सरकार इसे टालती रही। आप सोचिए बॉस, जो व्यक्ति इस देश में पारदर्शिता लाने के लिए पॉलिटिक्स में आया हो, वो सीएजी की रिपोर्ट नहीं रख रहा है विधानसभा के अंदर। यह हाल केजरीवाल की सरकार में था, यह हाल था बॉस। कहते थे हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। अब विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश होते ही एक बार फिर से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती। चुनावों के दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली के लोगों से सीएजी रिपोर्ट की भी गारंटी की थी कि भाई इसको लेकर आएंगे, जिसे अब सीएम रेखा गुप्ता पूरा करने जा रही। पीएम मोदी का बयान आपको याद दिलाता हूं, फिर सीएम रेखा गुप्ता का एक नया एक्शन दिखाऊंगा। जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उन्हें लौटाना ही पड़ेगा। विधानसभा के पहले सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट टेबल पर रखी जाएगी। इस सीएजी रिपोर्ट में आपदा सरकार के घोटालों का जिक्र है और वो इसे दबाकर बैठी है। कैग की रिपोर्ट्स 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में यह भी पास किया गया है। अरविंद केजरीवाल को सिर्फ सीएजी रिपोर्ट का ही सामना नहीं करना है। दिल्ली की नई सरकार ने आज उनके खिलाफ कई जांच के आदेश भी दे दिए। दिल्ली सरकार के परिवहन और स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आज 2 जांच का ऐलान किया। इसमें पहली जांच दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स को लेकर होगी। इसमें दवाओं की कमी और डॉक्टर्स की तरफ से जारी प्रिस्क्रिप्शंस की जांच की जाएगी। इसके अलावा दूसरी जांच दिल्ली डीटीसी बसेस की खरीद को लेकर है। परिवहन मंत्री पंकज कुमार के मुताबिक डीटीसी की 40% बसेस डिपो में ही खड़ी हैं, जबकि नई बसेस नहीं खरीदी गई। इसे लेकर अब जांच की जाएगी। इसके पहले सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम आतिशी और बाकी मंत्रियों के निजी स्टाफ्स को भी हटा दिया। ये वो कर्मचारी थे जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए काम करते हैं, इसलिए इन्हें पर्सनल स्टाफ कहा जाता है। कैबिनेट की पहली बैठक में आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू कर दिया गया। इस योजना को केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लागू होने से रोक रखा था। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर बढ़ते संकट को देखते हुए अब दिल्ली में सियासी बवाल शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी को इस बात का डर है कि फिर से कहीं केजरीवाल के जेल जाने की नौबत ना आ जाए। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी को घेरना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई कल को कोई फाइल खुले और केजरीवाल को जेल जाना पड़े तो कहने को तो रहेगा ना कि हम हंगामा कर रहे थे, हम इनसे कह रहे थे कि वादा पूरा करो, वादा पूरा करो, इसलिए हमको जेल में डाल दिया। तो ये पहले से नैरेटिव सेट करते हैं। आज फिर पूर्व सीएम आतिशी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता ने इसे अभी तक लागू नहीं किया। एक बार आतिशी को सुनिए, फिर बताता हूं रेखा गुप्ता ने क्या जवाब दिया। रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया रेखा गुप्ता जी ने कि मोदी जी की गारंटी नहीं होती, मोदी जी की गारंटी जुमला होती है, कि मोदी जी की बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता। 13 साल कांग्रेस का राज रहा, 13 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया। अपना कार्यकाल देखने हमें एक दिन में प्रश्न उठाने वाले ये कौन लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को बैकफुट पे कर दिया, जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया, जिन्होंने दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन किया, जिन्होंने केवल नारे दिए, दिल्ली के लिए काम नहीं किए। आज वो एक दिन पे हम पे उंगली उठाएंगे। एक भी कमिटमेंट हमारी अधूरी नहीं रहेगी। 100% दिल्ली के जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम करेंगे। अरविंद केजरीवाल और उनके नेता तो नरेंद्र मोदी की ही पब्लिसिटी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप 12-13 साल में वादे ना पूरे करें और फिर भी लगे कि कोई बड़ी बात नहीं है, और नरेंद्र मोदी
कि टीम जो है वो 24 घंटे भी ले ले तो लगने लगता है कितना टाइम हो गया, मोदी जी ने पूरा क्यों नहीं किया, ये तो 24 घंटे में पूरा करने वाले व्यक्ति हैं। तो आप तो नरेंद्र मोदी का प्रमोशन कर रहे हैं बॉस, कि इस आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि 24 घंटे भी ज्यादा लगने लगते हैं। खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास। जुमे की नमाज के बीच सीएम योगी का वो एक्शन जिसने वक्त, हालात, जज्बात सब बदल दिए। फिर आया वीकेंड, महाकुंभ में महाजाम लगा है या नहीं, कि सब बढ़िया चल रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। और संगम पर पानी नहाने लायक है या नहीं, देश के बड़े वैज्ञानिक का शॉकिंग खुलासा भी लेकर आया। महाकुंभ अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। महाकुंभ के आखिरी वीकेंड और 26 फरवरी को आखिरी स्नान से पहले एक बार फिर प्रयागराज में भारी भीड़ उमड़ने लगी। लेकिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से क्या फिर से महाजाम लगा है, या फिर सब बढ़िया है? वीकेंड पर महाकुंभ जाने का आपको प्लान बनाना चाहिए या नहीं? आपको पाठशाला में आज ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा जो तस्वीर क्लियर कर देगी। क्योंकि सबको लग रहा है कि महाशिवरात्रि तक महाकुंभ में स्नान एक बार तो कर ही लिया जाए। इतना हंगामा विपक्ष ने किया, लेकिन सनातन की ताकत कम नहीं हुई। आस्था लोगों की नहीं हिली। मतलब ऑलमोस्ट 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। महाशिवरात्रि को ही आखिरी स्नान है, तो इसकी भी पूरी तैयारी हो गई है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। इसलिए तैयारियां देखने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 17वीं बार महाकुंभ जाने का प्लान बना चुके हैं। लेकिन योगी सिर्फ महाकुंभ को लेकर ही एक्शन मोड में नहीं है। सीएम योगी ने शांति और सुरक्षा के लिए ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं जिससे खलबली मच गई, क्योंकि दूसरे त्योहार भी। महाकुंभ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि सीएम योगी ने साफ कर दिया और कह दिया कि परंपरा का पूरा सम्मान होगा, लेकिन अराजकता नहीं चलेगी। सीएम योगी के बड़े फैसलों की बात करें तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। महाकुंभ जो महापाप करेगा वो नहीं बचेगा। राज्य में अवैध तौर पर रह रहे घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की जल्द से जल्द पहचान होगी। संभल हिंसा को लेकर सीएम योगी ने क्लियर कट कह दिया है कि जो दंगा करेगा उसको तो सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही सीएम योगी ने कह दिया कि तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बर्दाश्त किए जाएंगे। महाकुंभ और संभल पर सीएम योगी के ताबड़तोड़ एक्शन की पूरी डिटेल आज दिखाऊंगा, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। लेकिन पहले कैसे उनके एक्शन का ग्राउंड पर असर हो रहा है वो देखिए। यह तस्वीर यूपी के संभल की है, जहां आज जुमे के दिन मस्जिद में लाउडस्पीकर की तेज आवाज नहीं सुनाई थी। मस्जिद के मौलवी बिना लाउडस्पीकर के छत पे चढ़ के अजान देते नजर आए। पहले तो लाउडस्पीकर लगा होता था, उससे आवाज जाती थी। अब ये योगी सरकार है, ये तो सबके लिए हिसाब बराबर रखती है मंदिर मस्जिद के लिए। तो कह दिया कि लाउडस्पीकर उतारो, तो उतर गया। तो मौलवी साहब ऊपर चढ़ गए, वहां से अजान देने लगे ताकि लोग नमाज के लिए पहुंचे। अब पब्लिक देख के कह रही है तो गजब हालात, जज्बात बदल गए। एक जमाना था कि कोई लाउडस्पीकर हिला नहीं सकता था मस्जिद का, आज मौलवी साहब को ऊपर से अजान देनी पड़ रही है। संभल ही नहीं, योगी आदित्यनाथ के एक्शन और तेवर का असर दूसरी जगहों पर भी दिख रहा है। यह मेरठ की तस्वीर है। मेरठ में मुस्लिम समाज के लोग खुद ही मस्जिद को हटाते दिखाई दिए। यह मस्जिद 168 साल पुरानी है, जो मेरठ में बन रहे रैपिड रेल कॉरिडोर के बीच आ रही थी। लेकिन जिस तरह सीएम योगी ने इस तरह के कामों पर एक्शन लेने के लिए अफसरों को टाइट किया है, उसका असर मेरठ में दिखा और मुस्लिम समाज के लोगों की बिना किसी विरोध के खुद ही मस्जिद को हटाने की तस्वीरें आई। सुनिए योगी के अफसरों ने किस तरह मुस्लिम समाज के लोगों को समझाया है। सीडी साहब कल आए थे, वो बोले भाई इसे आप हटा लीजिए, लिहाजा हम पे ऑर्डर आए हुए हैं, हमें इसकी एप्लीकेशन लगानी है और इसे आप नहीं हटाओगे आज तो हम कल को इसे बुलडोजर से हटा देंगे। ये आपकी मस्जिद है, अपने हाथ से हटा लो तो बेहतर है। तो आप लोग खुद ही हटा है। अभी हम फिलहाल अपने हाथ से लगे हुए हैं, लेकिन हमें लेबर नहीं मिल पा रही। लेबर ना होने की वजह से हमारे मस्जिद नहीं ढाई जा रही। तो हम एसपी सिटी साहब से इल्तिजा करते हैं, अपने हाथ से अपना हटा लो, बेहतर है। यानी एक तरफ अवैध निर्माण करने वाले बुलडोजर एक्शन से घबराए हुए हैं, तो दूसरी तरफ सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल की धमक शादियों में भी दिखाई दे रही है। यह तस्वीर यूपी के झांसी की है, जहां दुल्हन की विदाई बुलडोजर के लंबे चौड़े काफिले के साथ की गई। दूल्हे के रिश्तेदारों ने कहा कि यूपी में बाबा जी का बुलडोजर फेमस है, इसलिए उन्होंने शादी को यादगार बनाने के लिए बुलडोजर से विदाई करवाने का फैसला किया। योगी सरकार के ताबड़तोड़ फैसलों और उन पर हो रही चर्चा के बीच संभल हिंसा की जांच में भी विस्फोटक खुलासे हो रहे हैं। कल हमने आपको पाठशाला में बताया कि कैसे संभल हिंसा की आड़ में सनातनी विष्णु जैन के मर्डर की साजिश रची गई थी। इन सारे खुलासों का जिक्र संभल हिंसा को लेकर तैयार चार्जशीट में किया गया है। संभल हिंसा को लेकर यूपी पुलिस ने 4000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में संभल हिंसा के दाऊद लिंक का भी जिक्र किया गया है। दुबई बेस्ड गैंगस्टर शारिक साठा का नाम चार्जशीट में भी शामिल है। चार्जशीट में बताया गया है कि हिंसा के आरोपियों के पास से विदेशी हथियार और विदेश से उन्हें मिले फंड की ट्रेल का भी पता चला है।
पिछले साल 24 नवंबर को संभल में भड़की हिंसा से ठीक पहले वहां कई लोगों के बैंक खातों में असामान्य तरीके से पैसे ट्रांसफर होने का खुलासा हुआ है। इसके साथ ही हिंसा वाली जगह से विदेश में बनी कई गोलियां मिली। चार्जशीट में दावा किया गया कि संभल हिंसा में आरोपियों ने पाकिस्तान और अमेरिका में बनी गोलियों का इस्तेमाल किया और पुलिस ने संभल हिंसा के आरोप में जिस मोहम्मद गुलाम को पिछले दिनों गिरफ्तार किया है, उसके पास से भी विदेशी पिस्टल और गोलियां बरामद। संभल हिंसा पर दाखिल चार्जशीट पर पुलिस क्या कह रही है, एक बार वो भी सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इस पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का दिल कैसे फटा जा रहा है। तो अभी तक कुल 12 अभियोग पंजीकृत हुए, उसमें से 6 अभियोगों में पुलिस द्वारा चार्जशीट लगा दी गई है। कुल 12 मुकदमे जो लिखे गए हैं उसमें एक 9mm की पिस्टल, एक मैगजीन और 3 32 बोर की पिस्टल और संभल हिंसा की जांच में लगातार खुलासे हो रहे हैं कि किस तरह मस्जिद के सर्वे के विरोध में साजिश के तहत हिंसा भड़काई गई। सीएम योगी दंगाइयों का हिसाब करने में जुटे हैं, लेकिन हर बात पर योगी मोदी का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी को यह एक्शन अत्याचार दिख रहा है। अखिलेश यादव के चचा शिवपाल यादव ने कह दिया कि उनकी सरकार बनने पर इस अत्याचार का हिसाब होगा। हिसाब होगा भाई, अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है तो उसका हिसाब लेगी अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। सुनिए शिवपाल यादव को लेकर आरोपियों के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल करना शुरू कर दिया गया है बड़े पैमाने पर। जिन लोगों ने शिकायत की वहाँ पर मिले नहीं, उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल हुई है। देखिए, संभल के मामले में जब समाजवादी पार्टी की सरकार हम लोग बनाएंगे तब अत्याचार की एक पटकथा लिखी जाएगी, तो उसमें संभल फिर सबसे ऊपर होगा। संभल में तो योगी आदित्यनाथ ने मामला टाइट कर दिया है, लेकिन उनके सामने एक चैलेंज महाकुंभ का भी है। महाकुंभ के अब सिर्फ 5 दिन बचे। अब तक करीब 59 करोड़ लोग महाकुंभ पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। कल और परसों तो वीकेंड है, सैटरडे संडे। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पवित्र स्नान है और आखिरी दिन है। ऐसे में फिर से महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने लगी है, जिसकी वजह से प्रयागराज आने वाले कई रास्तों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग चुका है। मध्य प्रदेश के रीवा से आने वाले रास्ते पर तो शाम के वक्त करीब 4 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया था। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, आपको पता चल जाएगा वहां के हालात अभी कैसे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी रीवा और प्रयागराज रोड पे है। ये पूरा रास्ता जो है ये अरहल घाट को कनेक्ट करता है और आप देखिए अरहल घाट जो है यहाँ से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। ये मध्य प्रदेश के रीवा से ये रास्ता आता है और आप देखेंगे तो ये पूरा रास्ता पूरे तरीके से जाम में पड़ा हुआ है। पूरा रोड जो है वो आपको यहाँ पर एक तरीके से ब्लॉक नजर आएगा। बसेज आपको खड़ी नजर आएंगी, बीच में गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस भी देखिए यहाँ पर। देखिए, अच्छी बात यह है कि सनातन को लेकर लोगों का विश्वास बना हुआ है। मुसीबत है, तकलीफ है, थोड़ी पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन बहुत सनातनी हिल नहीं रहा है, लोग पहुंच रहे हैं। ये पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया कि लोगों की आस्था इतनी प्रबल हुई है। नहीं तो कई लोग कहते हैं मंदिर जाके क्या ये। आज भी महाकुंभ में त्रिवेणी पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई। संगम की तरफ आने वाले और संगम से वापस लौटने वाले सभी रास्ते श्रद्धालुओं से खचाखच भरे नजर आए। जहां तक नजर गई वहां तक लोगों की भीड़ ही भीड़ थी। महाकुंभ में महाभीड़ पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखी। इस वक्त हम संगम के एंट्री पॉइंट पर मौजूद हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे तो संगम में स्नान करके जाने वाले लोगों की बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो आपको नजर आएगी। कल शनिवार है और परसों रविवार है। ऐसे में ये आखिरी शनिवार और रविवार होगा इस महाकुंभ 2025 का। ऐसे में कल कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भीड़ जो है वो आज की अपेक्षा और ज्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसे में प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। अलग अलग जो डाइवर्जन और डायरेक्शंस बनाए गए हैं आने जाने वालों के लिए, जाने वालों के लिए, और इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि जो धीरे धीरे करके भक्त जो है वो आगे की तरफ बढ़े, जमावड़ा ना लगाए और एक एक करके आगे बढ़े, इसकी जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित की जाए। बहुत हजारों लाखों की भीड़ है, लंबा लंबा चलना पड़ रहा है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। महाकुंभ में इस वीकेंड पर भी भीड़ को मैनेज करना बड़ा चैलेंज लेकिन होगा। वैसे तो सीएम योगी खुद प्रयागराज फिर से जा रहे हैं, हर तरह से मॉनिटर कर रहे हैं चीजों को, लेकिन महाकुंभ को लेकर विवादों की भी कमी नहीं है। एक विवाद प्रयागराज में गंगा के पानी की शुद्धता को लेकर बना हुआ है, जिसमें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट से विवाद उठा। हालांकि यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट बताती है कि पानी सेफ है।
इस बीच पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साथ काम कर चुके मशहूर साइंटिस्ट और पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने संगम के पानी को पीने के लिए सेफ माने जाने वाले एल्कलाइन वाटर जितना शुद्ध बताया। डॉक्टर अजय सोनकर ने दावा किया है कि प्रयागराज में संगम और अरैल समेत 5 घाटों के गंगा जल की लैब में जांच के बाद उन्होंने ये बात कही है। ये जांच डॉक्टर अजय सोनकर ने अपनी नैनी स्थित लैब में की। डॉक्टर सोनकर का दावा है कि गंगा जल में 1100 किस्म के बैक्टीरियोफेज होते हैं जो पानी को अशुद्ध करने वाले बैक्टीरिया को खाते हैं। इसी वजह से गंगा जल की शुद्धता बनी हुई है। आगे डॉक्टर सोनकर ने कहा है कि गंगा का पानी स्नान के लिए भी सेफ है और इसके संपर्क में आने से किसी भी तरह की बीमारी का भी रिस्क नहीं है। डॉक्टर अजय पद्मश्री हैं। उनका दावा है कि महाकुंभ में 57 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान के बावजूद गंगा जल की शुद्धता पर कोई असर नहीं पड़ा। यही नहीं, उन्होंने गंगा जल की शुद्धता पर सवाल उठाने वालों को भी लैब में पानी के टेस्ट की चुनौती दे दी है। वो कह रहे हैं चैलेंज दे रहा हूं भाई, आओ मेरे लैब में दिखाओ कि कहां पानी गंदा है। तो भीड़ तो है, लेकिन थोड़ा कष्ट उठा सकते हैं, लंबा चल सकते हैं। तो इस पर्व को मनाने में आपको कोई नहीं रोक सकता।